जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, एनडीए की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आज आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कहानी होगी। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। चलिए, तो सभी मेरे साथी मुझे फटाफट से बता देंगे कितने मेरे भारत मां के लाडले इस क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार हैं। तो एक बार क्यों ना भाई कमेंट सेक्शन को रेड कर दिया जाएगा, फिर कहानी को एकदम शानदार रूप से, एकदम जबरदस्त रूप से स्टार्ट करा जाता है। चलिए, एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फटाफट से मुझे बता देंगे कि आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं, यस और नो। हाँ जी, ऋतिक जी, श्रेया जी, ओमलता जी, तपेश जी, ऋतिक जी, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मतलब अगर आप खाली सोच रहे हैं कि भाई एनडीए में हम जाएंगे, है ना, वो हमारा एक मुकाम होगा, है ना, हम वर्दी पहनेंगे, और अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने किए गए वादे से को एक तरीके से ठुकराना कहलाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक बात जरूर कहता हूं और हमेशा से ये बात कहता हुआ आता हूं कि अगर आपने जो अपने आप से वादा करा है, अगर आप अपने वादे से भरपूर तरीके से एकदम सत्य है, मतलब अपनी बात का वजूद रखते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को अपने लिए आसान बना सकते हैं और अपनी मंजिल को भी पा सकते हैं। चलिए फिर प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, जिसमें सबसे पहले हम एसिड की कहानी को रचेंगे, फिर उसके बाद बेस पर आएंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट पर आ जाते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? राधे राधे भैया, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। आज का सेशन एकदम लल्लन टॉप, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन। चलिए भैया, हाँ जी भैया, नोट्स तो बनाने ही होंगे मेरे भाई। एनडीए के लिए बेस्ट पब्लिकेशन की बुक, अच्छा भैया, आप ये मानो वैसे तो हम आपको पीवाईक्यू लगवाते ही हैं। एक पाथ फाइंडर नाम की भी बुक आती है, उसमें भी पीवाईक्यूज होते हैं और भी बहुत सारी होती है मेरे प्यारे बच्चे। पीवाईक्यू बुक्स है, उन्हीं को लीजिएगा और किसी भी पब्लिकेशन पर भरोसा मत करिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बाकी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगवाएंगे मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे भाई। सबसे पहले कहानी को किसने स्टार्ट करा? सर, एसिड अर्थात अम्ल होते क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अम्ल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चे लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट। क्या नाम है मेरे भैया इनका? लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट, जो आपके फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि आधुनिक रसायन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। हाँ जी, लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने कहानी को स्टार्ट करा। उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कहा कि सर, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। जो आपके स्वाद में नमकीन होते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं, और जो आपके स्वाद में उदासीन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लवण के नाम से जानते हैं। मतलब कहानी को, एसिड को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टार्ट करा था, आपका आंसर होगा, उनका नाम है मेरे भाई लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने कहानी को स्टार्ट करा। अंत भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, यानी कि लवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करा। इन्होंने कहा अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं।
1776 ईस्वी में एक पीरियोडिक टेबल बनाई ऑन द बेसिस ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और नमक के आधार पर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि इन तीनों के आधार पर सबसे पहले एक लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या करी थी, एक पीरियोडिक टेबल बनाई। पर कहानी में ट्विस्ट ये देखने को मिला, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो सफल साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे बच्चे ऑरेनियस। क्या नाम है मेरे भाई? आरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने कहा, मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, हां जी, बहुत अच्छी बात है अंकित मौर्य जी। आप बोलेंगे कि सर एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द आरेनियस, आरेनियस के अनुसार एसिड वो पदार्थ होते हैं जो जल के साथ क्या करते हैं, हां जी, जिनको जल के साथ अगर मिलाया जाएगा तो ये क्या करते हैं मेरे बच्चे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? भाई ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आरेनियस ने सबसे पहले एसिड को सफलतापूर्वक डिफाइन करा मेरे भाई। हां जी, बिल्कुल आते हैं मेरे बच्चे सुरक्षा शुक्ला जी। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है भाई शिवम यदुवंशी जी। सर आप बोलेंगे कि सर हमारे सामने अम्ल वो पदार्थ होते हैं गिव हाइड्रोजन आयन विद वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जो पानी के घोल के साथ हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे सर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हां जी, बिल्कुल आते हैं मेरे भाई, आते हैं भाई, यहां से भी आते हैं। यानी कि इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेरे भाई ब्रॉन्स्टेड। क्या नाम था मेरे भाई? ब्रॉन्स्टेड। यानी कि ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं, अर्थात अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिन्हें जल के साथ मिलाने पर ये क्या करते हैं मेरे भाई, प्रोटॉन आयन रिलीज करते हैं। अरे बात तो सेम ही है मेरे भाई। भाई आप मुझे ये बताओ, चाहे आप हाइड्रोजन आयन बोलो इसको, चाहे आप प्रोटॉन आयन बोलो मेरे भाई, मतलब जो प्रोटॉन आयन को रिलीज करते हैं यानी कि उत्पन्न करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बच्चे? अम्ल कहलाते हैं। 15 से 17 क्वेश्चन मेरे बच्चे। नहीं मेरे बच्चे, मोहम्मद असद जी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है भाई। यानी कि हमारे सामने एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो प्रोटॉन आयन रिलीज करते हैं, पानी के घोल के साथ प्रोटॉन देता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? सर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लुईस। क्या नाम है मेरे भाई? लुईस के अनुसार, लुईस ने अपनी अलग डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा अम्ल वो पदार्थ होते हैं यूज टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऋण जोड़ी को स्वीकार करता है, उसे को हम क्या बोलते हैं? एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल BF3, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं BF3 की बात करूं, भाई आपके सामने BF3 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। हां जी सर, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले मुझे यह बताओ। F से यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। भाई बताइए फटाफट से, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपका आंसर होगा भाई, सभी प्यारे साथियों का आंसर होगा फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि फ्लोरीन की बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे भैया? 7 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 7। 7 होती है, 7 मेरे भाई। हाँ जी रोहित निषाद जी, बिल्कुल मेरे भाई, 7 होती है। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन के अबाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? भाई फ्लोरीन के अबाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। बोरॉन के, अपनी लैंग्वेज में लिखा दो एसिड। भाई यही पढ़ना है, ये हमारी लैंग्वेज का नहीं है, पूछा जाएगा अभिषेक कुमार जी। करीब 15 चैप्टर है मेरे भाई। स्टार्टिंग के 8 चैप्टर अच्छे हैं, फिर उसके बाद आपके बेसिक बेसिक्स है, एक एक 2-2 दिन के चैप्टर है। ठीक है भाई सिद्धार्थ सिंह जी, यानी कि आप बोलेंगे सर हमारे सामने ये बोरॉन के उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये बनाएगा बॉन्ड, ये इसकी शेयरिंग हो जाएगी, ये कोवलेंट शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, शेयर के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 3 तो पहले से ही थे और 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली। पर बोरॉन जो है मेरे भाई, हाँ जी ठीक है, बोरॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे जतिन फौजदार जी, आप बोलेंगे बोरॉन जो होता है भाई, हमारे सामने बोरॉन हर एक एटम, हर एक परमाणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर एक एटम अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बोरॉन के पास मेरे भाई, बोरॉन के पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कौन ऐसा होगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? हाँ जी आप मुझे यह बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो? और यानी कि आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास मौजूद होते हैं? NH3 के पास। किसके पास मौजूद होते हैं मेरे भाई? NH3 के पास। एक की शेयरिंग है, एक की शेयरिंग है और एक की शेयरिंग है। भाई NH3 के पास, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को इस बोरॉन को दे देता है, कह देता है जा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। हाँ जी यानी कि आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को इसमें इलेक्ट्रॉन को इसमें कौन एक्सेप्ट कर रहा है मुझे ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल समीर खान जी, एक बार रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? BF3। BF3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करता है, मतलब स्वीकारता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? लुईस एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चे? ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। और NH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है, यानी कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी वजह से
हम इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो? या लुईस छार बोलते हैं, क्लियर है? दोबारा समझा देता हूं मेरे भाई, आलोक सिंह जी मेरे भाई दोबारा। भाई पहले स्टेटमेंट पढ़िए, पहले स्टेटमेंट पढ़िए। भाई हमारे सामने लुईस नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। लुईस ने कहा अगर कोई कंपाउंड दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जोड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब स्वीकारेगा, वो तो हमारे सामने लुईस एसिड कहलाएगा। पर ये इलेक्ट्रॉन देगा किस, कहीं से तो स्वीकारेगा जिसके पास ज्यादा संख्या में मौजूद होंगे। यानी कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को देगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई मेरे भाई? पहले मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? और ये स्टैंडर्ड है मेरे भाई, यानी कि BF3 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, इसी वजह से ये लुईस एसिड हो गया। और NH3 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को दे रहा था, तो वो क्या हो गया मेरे भाई? हाँ जी नीलेश जी, दान करेगा, बिल्कुल मेरे बच्चे, जो दान करेगा। नहीं, BF3 का अष्टक पूरा कहां है भाई? BF3 में अगर आप देखेंगे, BF3 में बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किससे लेगा? NH3 से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद हो। भाई NH3 के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद रहता है, वो कहेगा कि भैया तुझे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर चाहिए, मुझसे ले जा मेरे भाई। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो मेरे भाई? एक बार मुझे यह बता दीजिए कि भाई लुईस एसिड आपको समझ में आता है, यस और नो? यानी कि लुईस के अनुसार यूज टू एक्सेप्ट द लोन पेयर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल कहलाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस अम्ल कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को देगा, मतलब दान देगा, दान दे दिया मेरे भाई, उसे लुईस बेस के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? कितने मेरे प्यारे साथियों को यह चीज एकदम क्लियर है भाई? अगर आपने ये चीज एकदम क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ एसिड पर। पहले भाई एसिड की डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए ना भाई? हाँ जी, क्लियर 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 एकदम। और भी लोन पेयर दे सकते हैं, पर आपको ये चीज मोहम्मद असद जी, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NH3 के पास लोन पेयर मौजूद होता है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है मेरे बच्चे, असद जी ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है मेरे भाई। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है, चलिए तो BF3 आपका लुईस एसिड हो जाएगा। शिवम यदुवंशी जी, खाली इतनी ही बात याद रखनी है मेरे भाई, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा,
वो आपका क्या कहलाएगा? लुईस एसिड कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो लुईस बेस कहलाएगा भाई। एम के सिंह जी, इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी भैया, बिल्कुल मेरे भाई आलोक सिंह जी। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है, यस और नो? अगर आपने मेरी बात यहां तक चीजें क्लियर है तो आ जाइए मेरे भाई एसिड के प्रकार। यानी कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। नहीं नहीं, दो चैप्टर कौन कह रहा है? पूनम गिरी जी, नीलेश जी, मेरे बच्चे। हाँ जी सर, ऐसे एसिड जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। मतलब ये आपके कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ जी, दो टाइप के होते हैं नीलेश भाई जी। हाँ जी, आया है मेरे बच्चे जीतू जी। सर, ऐसे एसिड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है वो आपके ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। सर, वो एसिड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इन्हीं को हम अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि इन्हें ही प्रबल अम्ल कहा जाता है। जिन जो और कार्बनिक अम्ल होते हैं ये आपके कैसे होते हैं मेरे भाई? वीक एसिड होते हैं, यानी कि इन्हीं को दुर्बल अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, ये सुनो? अच्छा, परसोन गिरी जी भाई, और वो आपके लिए नहीं बोला था मेरे भाई, वो आपके लिए नहीं बोला था। क्लियर है भाई? थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। सर, जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, यानी कि उन्हीं को हम कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आप बोलेंगे जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बंध होता है वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक। जिनके अंदर नहीं होता वो आपके क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और खाने में भी इस्तेमाल करे जाते हैं, इसीलिए इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनऑर्गेनिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका आंसर होगा इन्हीं को हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। पंकज जायसवाल जी, मेरे भाई अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर आइडिया होता तो बता देता मेरे बच्चे। आपने इतनी बार मैसेज करा है तो क्यों नहीं बताता मेरे भाई? ठीक है, चलिए अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, सबसे पहला हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, जिनको हम जैविक रसायन या इन्हीं को हम वीक एसिड बोलते हैं।
ठीक है भाई। सबसे पहला जो एसिड है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो एसिड है जिसका नाम है HCS3COOH, ये कार्बोनिक एसिड कहां से आ गया इसमें? चलो इसी के बाद देख लेंगे, ठीक है भाई। ये तीन एसिड मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों एसिड आपके ऑर्गेनिक है। सबसे पहला है CH3COOH, इसी को हम एसिटिक एसिड या विनेगर के नाम से जानते हैं, यानी कि सिरके में इसका उपयोग करा जाता है, सिरके में यूज करा जाता है, इसी वजह से इसे हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, नोट करना है मेरे भाई जतिन फौजदार, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है भाई। दूसरा वाला होता है C6H5COOH, इसी को हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। भाई हिंदी इंग्लिश नाम एक ही है भाई, अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो बेंजोइक अम्ल ही लिखूंगा मेरे भाई। इनका जो उपयोग करा जाता है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण में करा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बेंजोइक एसिड का जो उपयोग करा जाता है, हां, ग्रास में भी पाया जाता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, पंकज जी, करीब 15 क्वेश्चन अफरोज राजा जी, 15-16। सर ऐसा एसिड जो चींटियों के डंक में पाया जाता है, आई थिंक मैंने कल बताया भी था, चींटियों में पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। भाई ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सुन लो मेरे भाई, सिट्रिक एसिड, एक और होता है सिट्रिक एसिड, इसे हटा दूं मैं यहां से? पहले चारों के चारों यही लिखेंगे मेरे भाई, इसे मैं हटा रहा हूं क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो होता है ये इनऑर्गेनिक होता है। मैं आगे लिखवा दूंगा मेरे भाई। सर चौथा जो एसिड है इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे सिट्रिक एसिड। कोई मुझे यह बता सकता है सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, कोई मुझे यह बताइए। हाँ जी, जामुन में भी मिलता है। वेरी गुड भाई, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? C6H8O7 बोलते हैं। किसमें पाया जाता है कोई मुझे बताइए। अभी जितने भी देखे हमने ऑर्गेनिक एसिड देखे, पहला देखा एसिटिक एसिड, दूसरा देखा बेंजोइक एसिड, तीसरा देखा फॉर्मिक एसिड, चौथा देखा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? वेरी गुड मेरे भाई, ऑरेंज में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे लेमन में पाया जाता है, यानी कि नींबू में, संतरे में जो खट्टापन होता है वो आपके सिट्रिक अम्ल के कारण ही होता है। एक और एसिड है जिसका नाम है, अगर आप बोले तो लिखवा देते हैं, लिखवा दे, एक और एसिड जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। एनडीए का PYQ मेरे भाई, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है ये बताओ फटाफट से। ये भी आपका ऑर्गेनिक एसिड ही होता है। हाँ जी, कम से कम 70 लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? वेरी गुड मेरे बच्चे शिवम चंद्र जी, आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका कर्ड यानी कि दही में पाया जाता है। दही खट्टी हो जाती है कुछ समय बाद, तो किसके कारण होती है?
आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड के कारण होती है। हाँ जी, दूध में, दही में बोल सकते हो मेरे भाई। हनी बी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड मेरे भाई। वेरी गुड मेरे बच्चे, ओम लता जी। हाँ, एक और आपने बात, अच्छी बात कही है कि मांसपेशियों में भी पाया जाता है, मसल्स में। यानी कि जो मांसपेशियों में हमें थकावट नजर आती है, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही होती है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ जी। हाँ, आपसे अगर कोई पूछने लग जाए कि भाई मुझे शरीर में थकावट महसूस हो रही है, तो किसके कारण होती है? आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको थकाव देखने को मिलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कितने एसिड पढ़े हमने ऑर्गेनिक? 5। फटाफट से नाम बताइए। हमने ऑर्गेनिक एसिड कितने पढ़े? 5। पहला एसिटिक एसिड, दूसरा हमने पढ़ा बेंजोइक एसिड, तीसरा दूध को भी रखेंगे तो कुछ समय बाद खट्टा हो जाता है, मतलब तो वो भी होगा मेरे भाई। एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, और आपका सिट्रिक एसिड हो गया। कितने एसिड हो गए मेरे भाई? 5। हाँ, क्रैम्प्स भी लैक्टिक एसिड के जमने के कारण होते हैं। आयुष कश्यप जी, आपको लग रहा है रहना नहीं है क्लास में। हाँ, मेथनोइक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला नहीं लिखना है। ततैया के बर में भी आपका यही होता है, फॉर्मिक एसिड मेरे भाई। मेथनोइक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, अगला जो है मेरे भाई, इसका नाम है आपके सामने इनऑर्गेनिक एसिड। इन्हीं को अकार्बनिक एसिड या अकार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है HCl। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? स्टोमक में, यानी कि पेट में। हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है मेरे भाई। हाँ जी, स्टोमक में पाया जाता है। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये किंग ऑफ द एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं, या कार बैटरी में इसका उपयोग करा जाता है। अगला है तीसरा, H3PO3। इसी को बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? फॉस्फोरिक एसिड। डेंटिस्ट में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक में इसका उपयोग करा जाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? हाँ जी। टमाटो में सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, पर अभी आपको, हाँ जी, हाँ, स्किन के प्रोडक्ट्स में भी होते हैं ये। स्नेक में नहीं पता देवराज जी, नहीं पता मेरे भाई कौन सा एसिड होता है? पॉइजन। चौथा, इसका नाम है H2CO3। इसी को बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये पेय पदार्थों में पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह।
है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? ठीक है जी। ये चार कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? हाँ, सैलिसिलिक एसिड। ये नीतू पटेल जी, सैलिसिलिक एसिड भाई। ठीक है भाई हृदय मौर्य जी, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, ये बताओ फटाफट से। लो, टमाटर में लिख लो, पीछे वाले में लिखिएगा टमाटर। आप ज्यादा कर रहे हैं तो लिख लीजिए। टमाटर में, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, अगर टमाटर पूरा लाल है, पूरा लाल है तो ऑक्सैलिक एसिड। अगर टमाटर हरा है, तो टमाटर खट्टा है तो सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई? हाँ जी। नहीं पता यतिन साहू जी? क्लियर? अच्छा सर, एसिड वो जनरली जो हमें घर में देखने को मिलते हैं, वो आपके पूर्णतः एसिड नहीं होते हैं, वो आपके डाइल्यूट एसिड होते हैं। इन्हीं को अगर हम is one acid which contain the large amount of water, the concentration of the acid is decreases by water to it। अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। मतलब वो एसिड, हाँ जी, वो एसिड जब इन्हें पानी के साथ मिलाया जाता है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनका कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब पीएच मान आपका बढ़ जाता है। और उन्हीं अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं? तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। जनरली अगर हम बात करेंगे, एसिड के साथ अगर हम वाटर मिलाते हैं तो यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग वाली होती है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। सांद्रता का मतलब यह है, सांद्रता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनो। मान लो अगर मैंने कहा ये एसिड है, ये खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि इसके अंदर कंसंट्रेशन एसिड की पर मोल ज्यादा है मेरे भाई। अगर एसिड की मात्रा 1 मोल पर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी कि आप बोलेंगे ये आपका प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। अगर एसिड में एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, इसी को बोलते हैं वीक एसिड, या हम इसी को किस नाम से जानते हैं? आप बोलेंगे इसी को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, यानी कि इन्हीं को तनु अम्ल कहा जाता है। यानी कि कितना एसिड प्लस का एसिड मौजूद है पर मोल के साथ, या पर लीटर भी बोल सकते हैं, है ना, मोल या लीटर की सांद्रता कम है
तो आप बोलेंगे वो वीक एसिड होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुन लो भाई। हाँ जी, ये बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, अकार्बनिक एसिड बोलते हैं। 20-22 तक, 20 तारीख तक मेरे बच्चे, अंशी जी 20-22 तक। ये बात कितने मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ भाई, कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर है भाई? आप फिर आते हैं हम पीएच स्केल की तरफ। अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। भाई बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले एसिड को डिफाइन करा आपके सामने, हाँ जी, साकेत जी मेरे भाई, 4 लोगों ने। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? लावोजियर। फिर कौन आए? आरेनियस नाम के साइंटिस्ट। फिर कौन आए? ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट। फिर कौन आए? आपके लुइस नाम के साइंटिस्ट। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था वो तो लुइस एसिड हो गया। जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर दे रहा था वो लुइस बेस हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? फिर इसके बाद हमने पढ़ा एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, हाँ जी, रिपीट ही कर रहा हूं मेरे बच्चे दीपक कुमार जी, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो जल्दी से एच आयन को रिलीज कर देते हैं। मतलब क्या है मेरे भाई? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बंद होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बंद होते हैं, वो आपके कौन से कहलाते हैं? आप बोलेंगे ये आपके ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल, इन्हीं को हम वीक एसिड बोलते हैं। जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बंड नहीं होता है उसे हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमने करीब 5 ऑर्गेनिक पढ़े और 4 इनऑर्गेनिक पढ़े। कोई दिक्कत मेरे भाई? 5 ऑर्गेनिक कौन कौन से थे? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक कौन कौन से पढ़े? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये हमने 4 पढ़े कुछ इस तरीके से। फिर हमने देखा कि भाई परबल अम्ल में एसिड की मात्रा पर मोल बोल दीजिए, या पर लीटर भी बोल सकते हैं, है ना, पर लीटर भी बोल सकते हैं। पर लीटर अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। अगर पर लीटर या पर मोल मतलब एसिड की मात्रा कम है तो उसे वीक एसिड बोला जाएगा। या हम इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाँ जी, हाँ, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। कार्बनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेरे बच्चे, सुशील शर्मा जी ऑर्गेनिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अगला है आपके सामने, बहुत आराम से। अब भाई एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा एसिड को खा के तो नहीं देखा जाएगा। रवि जी, अच्छा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो। अब सुनो जरा ध्यान से। सर अगर हम एसिड को खा के तो नहीं देखेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर एक स्केल बनाया गया।
जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि इसी को पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल। इस स्केल को किसने इसकी डिस्कवरी करी थी? आपका आंसर होगा सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट ने। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पीएच स्केल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने करी, तो आपका आंसर होगा मेरे भाई, हाँ, पीएच को बोलते हैं पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल मेरे भाई। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा मेरे बच्चे, साहित्य भदौरिया जी। यानी कि आप बोलेंगे पीएच स्केल माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, इनकी गुणा करके 10 की घात 14 आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये याद रखनी है। यानी कि आपसे पूछा जाए, हिंदी में भी लिख देता हूं मेरे भाई, हाइड्रोजन की सांद्रता गुणा हाइड्रोक्साइड की सांद्रता, आयन की सांद्रता किसके बराबर होती है? 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होती है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होकर कहां तक होता है मेरे प्यारे बच्चे? 14 तक होता है। कितने तक होता है? 14 तक। निधि पाल जी कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप बोलेंगे 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है पीएच स्केल। अगर पीएच मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में लाई करता है तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। अगर 3.5 से लेकर 7 के बीच में लाई करता है तो इसको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। अगर 7 से लेकर 10.5 के बीच में लाई करता है, इसको बोला जाता है दुर्बल क्षार। अगर 10.5 से लेकर 14 तक लाई करता है तो इसको बोला जाता है प्रबल क्षार। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? कुछ वैल्यूज है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ये वाली वैल्यू। कुछ पीएच वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। न्यूट्रल वाटर, यानी कि उदासीन पानी जो डिस्टिल होता है, डिस्टिल वाटर की पीएच मान कितना होता है? 7। ब्लड अर्थात रक्त का पीएच मान कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7.4। ठीक है भाई। टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू, जो हम टूथपेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा जब हम उठते हैं तो मुंह हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है। पीएच जो होता है मेरे भाई, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है मेरे बच्चे। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो हमारे जनरली पेट में पाया जाता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2 की समथिंग। दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.5। लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6 से लेकर 6 के करीब होती है। आफ्टर टेकिंग द फूड 6.8 हो जाती है, मतलब खाना खाने के बाद 6.8 हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट,
लगा लो मेरे भाई इस पर 5 स्टार। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू 10.5। इसी को इनो या एंटासिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटासिड के नाम से जानते हैं। अच्छा है मेरे बच्चे, आरव कुमार जी ले लीजिए मेरे भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? कितने मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक चीज एकदम क्लियर है? फिर इसके बाद अब हम बताएंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये, एक तो हमने पीएच स्केल देख लिया भाई, फिर इसके बाद की कहानी, कुछ इंडिकेटर आते हैं आपके, मतलब नेचुरल भी होते हैं, हल्दी भी होती है, हल्दी इंडिकेटर हो गया, और आपने देखा होगा लाइकेन हो गया। ये सब क्या होते हैं मेरे भाई? मतलब जो एसिडिटी को पूर्णतः खत्म कर दे। इनो, एसिडिटी भगाओ, इनो पियो। 3.5 पर एग्जैक्टली, नाइदर कंप्लीटली ये नाइदर वो। यूरिक एसिड मेरे बच्चे, अंकित मौर्य जी। लिटमस पेपर हो गया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो गया, नेफ्थलीन्स हो गई। इनकी सहायता से भी हम ये पता कर सकते हैं कौन एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कैसा है। पीएच वैल्यू हम इसकी पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करें, फिर हम कल को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पीएच को पॉन्टेज हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। नहीं पता सुभाष यादव जी? क्लियर? क्लियर मेरे बच्चे? बुक ले लेंगे तो फायदा रहेगा कोमल यादव जी। लाल पत्ता गोभी में, अच्छा, लाल पत्ता गोभी यार पता नहीं यार भाई। देवांग शर्मा जी, भैया लिखिएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ जी भैया, छुट्टी। क्लियर 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 क्लियर। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू वेरी मच। कम से कम 35। अफरोज राजा, राजा जी। क्लियर? पूछ लिया भाई। निधि पाल जी, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद ऑल ऑफ यू भाई। ले सकते हैं अरियंत मेरे बच्चे, ले लीजिए अरियंत।